नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था। आशा करता हूं कि आपका पेपर सबका अच्छा गया होगा। हालांकि पेपर को एक नज़र से देखने में तो पेपर काफ़ी इजी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 से 4 क्वेश्चन अभी भी पेपर में कुछ कंट्रोवर्शियल है, जिसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा आयोग की आंसर की के लिए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम पूरे पेपर का एनालिसिस कर लें और प्रॉपर तरीके से एक आंसर की को हम जान लें, ताकि आपके आगे की स्टडी के लिए भी ये काम आएगा। तो हम स्टार्ट ज़्यादा अननेसरी बात ना करते हुए सीधे हम स्टार्ट करते हैं कि आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए और क्या क्या उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हाँ, एक और चीज़ है कि हम सेट डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेट डी में पहला क्वेश्चन चालू होता है कहाँ से? परमहंस मंडली से। अगर दूसरे सेट वाले हैं तो वो भी अपने आंसर इसी अनुसार अरेंज कर ले, यानी क्वेश्चन तो सबके सेम ही रहते हैं, जो पैटर्न रेंडमली जो है उनका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सेट डी की बात हो रही है। सेट डी में पहला क्वेश्चन था, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर अच्छा, शुरू के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स है और फार्मर्स मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन और आपके सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए। उसी से ये परमहंस मंडली की स्थापना वाला क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए परमहंस मंडली महाराष्ट्र में मुंबई में स्थापित हुई थी 1849 में। 1849 में दुर्गाराम मेहता जो है इसके मेन लीडर थे, जिनके समय में जिनके प्रयास से परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर हम मिडिवल टाइम में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, सब सल्तनत टाइम पीरियड चल रहा था, तुगलक डायनेस्टी, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 एडी में। और इनकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर बुक्का ने ना। सालू, तुलु, संगम, ये सारे वंश किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से ही है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें हम तो भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 9 अगस्त 1942। हालांकि देखा जाए तो जुलाई 1942 में एक वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई थी, और 8 अगस्त 1942 को इसकी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी प्रॉपर तरीके से। हम इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और 9 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक से इसको भारत छोड़ो मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। इसमें एक खास बात यह थी कि 9 अगस्त को जैसे शुरू हुआ था तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इस भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद में ये आंदोलन पूरी तरह से स्वस्फूर्त तरीके से चला था, यानी कि जनता ने स्वयं अपने आप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा आपको पता ही होगा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर सीधे हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि से शुरू हुआ था, तो वो हुआ था 9 अगस्त 1942। फोर्थ क्वेश्चन आता है जिसमें एक कोटेशन दिया गया है, पोथी पढ़ जो जग मुआ, पंडित भयानक कोई ढहे आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्तियाँ किसने लिखी है? तो ये पंक्तियाँ बहुत फेमस है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत है। ये कबीरदास जी का फेमस दोहा है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका राइट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर, कबीरदास। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? चंपारण सत्याग्रह आपको मालूम है, गांधी जी जब भारत आए थे 1915 में, उनके द्वारा शुरू में उनके गुरु थे आपके मालूम है गोपाल कृष्ण गोखले जी। उन्होंने बोला था आप इंडिया को घूमो पहले, है ना, फिर उसके बाद में आप किसी दल को ज्वाइन करिए। और उसी दरमियान चंपारण में 1917 में एक चंपारण के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। और ये गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला भारत में पहला सत्याग्रह था। और यहाँ पर किसानों की मांगों के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। इसमें बेसिकली ये था कि किसानों के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि उनको 3/20 भाग पर अपनी भूमि पर नील की खेती करना जरूरी होगा। और उस 3/20 की भाग पर जो नील की खेती की अनिवार्यता थी, उसी को हम बोलते हैं चंपारण में 3 कठिया पद्धति। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए आंसर।
फिर बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आते हैं संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। संथाल विद्रोह बेसिकली जुड़ा हुआ है किससे, संथाल जनजाति से। और संथाल में अगर हम देखें तो बिहार में एक भागलपुर से राजमहल तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है दामन कोह। और ये पर्टिकुलर जो दामन कोह क्षेत्र है वहाँ पर संथाल जनजाति अपनी संख्या में ज़्यादा थी और इन्होंने गैर आदिवासियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था जिसे बोला गया था क्या, संथाल विद्रोह। और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धो और कान्हो। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम ऑप्शन में देखें तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। क्लियर। फिर आते हम क्वेश्चन नंबर 7, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, सबसे पहले हम प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन है आपका। प्रार्थना समाज आपको मालूम होगा, अगर हम आप ब्रह्म समाज देखा होगा, ब्रह्म समाज में एक फेमस लीडर थे केशव चंद्र सेन। उन केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी, गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानडे। तो महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा क्या, महाराष्ट्र। क्लियर। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। देखिए, अजंता बुद्ध की जातक कथाओं के लिए जाना जाता है, बाघ जो कि आपके धार जिले में है, विंध्याचल पहाड़ियों पे, वहाँ पर भी जो है बाघ की गुफाएं, वो भी उसके बौद्ध गुफाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ पर राइट आंसर अगर हम देखें और बलसार, ये भी बौद्ध गुफाओं के लिए। सांची आपको मालूम है स्तूप के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बौद्ध गुफाएं नहीं है। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। क्लियर। फिर 9th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक कौन है। अब मिडेवल टाइम में चलते हैं। मिडेवल टाइम में यहाँ पर एक मोहम्मद गजनवी आए थे और मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी भी आया था भारत। और अल बरूनी ने भारत की पूरी जानकारी को एक किताब में लिखा था। चूँकि मैंने बताया था अरब ज्ञान विद्या का काफ़ी बड़ा पोषक रहा है, वो हमारे यहाँ से कई किताबें ले गए थे, उनका अरबी में अनुवाद कराया था। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हमने अरबों से सीखी और कुछ चीज़ें अरब लोग हमसे सीख के गए थे। तो उसी दरमियान मोहम्मद गजनवी के साथ में अल बरूनी साहब आए थे और अल बरूनी साहब ने एक किताब लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, इसी को किताबुल हिंद भी कहा जाता है। तो अगर 9th क्वेश्चन में आए तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, अल बरूनी। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। परंपरा के अनुसार अलवार और नैनार की संख्या कितनी है। अलवार और नैनार कौन है, आपको मालूम होगा, ये भक्ति साउथ में जब भक्ति मूवमेंट चालू हुआ था शंकराचार्य के बाद से, है ना, उस भक्ति मूवमेंट में 2 तरह के संत हुए थे, अलवार संत और नैनार संत। नैनार संत का संबंध होता था शैव धर्म से और अलवार संतों का होता था वैष्णव धर्म से। और आपको मालूम होगा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पहली बार भक्ति मूवमेंट जो लाया गया था वो लाया गया था अलवार संतों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है कि इनकी संख्या कितनी थी। तो अलवार संतों की जो हमको साहित्यिक स्रोत मिलते हैं उसमें अलवार संत 12 थे और नैनार संत 63 थे। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर होगा क्या, ए ऑप्शन, 12 और 63। ये हो गए इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं 11th क्वेश्चन की कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में यह सेंसस से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। आपको मालूम है 2021 में हमारे यहाँ सेंसस प्रॉपर ये कंडक्ट नहीं हुई है और इसी कारण अभी तक 2011 के आंकड़े चल रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में भी दिया था, ये सेंसस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने की बात हुई थी, तो इसलिए सीधा सीधा उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो अगर हम देखें जनसंख्या दर सर्वाधिक वृद्धि दर की बात कर रही है तो वृद्धि दर डिकेडल जो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ रेट थी सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर मेघालय में। तो इसका राइट आंसर होगा 11th का सी। फिर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं गुजरती है।
मेकोंग जो कि म्यांमार की एक बहुत फेमस, अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट नेशंस में अगर हम बात करें, साउथ यानी कि ईस्ट नेशन की बात करें ईस्ट एशिया की, तो उसमें हम बात करते हैं आपकी मेकोंग हो गई, इरावदी हो गई, ये कुछ फेमस नदियाँ हैं, ठीक है। तो वैसी एक नदी है ट्रांस बाउंड्री वाली मेकोंग नदी। मेकोंग नदी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इन तीनों देश से गुजरती है, लेकिन एक्सेप्शनल कौन सा देश है? बांग्लादेश, जहाँ से ये नदी नहीं गुजरती है। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, बांग्लादेश। फिर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, यानी सेंसस से रिलेटेड जनगणना से 2 क्वेश्चन आए सीधे सीधे। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी प्रतिशत में? तो महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में सर्वाधिक थी। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर क्या होगा? जस्ट मिनट, इसका राइट आंसर होगा ए। क्लियर? अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 ये सीधा जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैप बेस्ड स्टडी जिन्होंने की होगी तो उसके आधार पे भी इसको लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो 90 ईस्ट रिज ये कहाँ पे कौन से महासागर में स्थित है? तो ये 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर से संबंधित है, इंडियन ओशन से संबंधित है, ठीक है। हमने रीच के बारे में भी काफ़ी पढ़ा हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके थे पहले। तो यहाँ पर 90 ईस्ट रिज का संबंध किससे है? इंडियन ओशन से। तो इसका 14th का राइट आंसर है डी। राइट आंसर है इसका डी। अब बात करते हैं एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रूप देश नहीं है, लैंडलॉक नहीं है? तो आप इसको एलिमिनेशन करके भी आप कर सकते हो। अगर आपने मैप की स्टडी की हो तो नेपाल आप जानते ही हो, नेपाल और भूटान दोनों ही क्या है? लैंडलॉक कंट्रीज है। साथ में लाओस भी लैंडलॉक कंट्रीज है। अगर हम ईस्टर्न टाइप नॉर्थ ईस्ट से आगे देखते हैं सारे देश जो लगे हुए हैं, म्यांमार, थाईलैंड, है ना, इस तरह से आप देखते चलोगे तो उसमें आपको थाईलैंड ऐसा देश मिलेगा जो कि लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। तो इसका 15वें का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। अब बात करते हैं हम, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन हम इस पे बात करते हैं। भारत में विंड एनर्जी कैपेसिटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पवन ऊर्जा क्षमता के। अब इसमें ए ऑप्शन जो दिया है कि भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, तो हाँ हुई है, क्योंकि आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का मेन मकसद है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को कि अभी 8-10 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, ठीक है, सोलर में भी और आपकी विंड में भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है। फिर हम बात करें कि विंड एनर्जी क्षमता अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है दक्षिण के राज्यों में सर्वाधिक, यानी कि पूरे भारत में तमिलनाडु में सर्वाधिक है। तो अब यहाँ पर आता है परसेंटेज की बात, ठीक है। तो कहीं कहीं हमको डेटा मिलता है 29%, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता, हाँ तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश में नंबर 1 पे आती है और देश नंबर 2 पे आती है आपकी गुजरात की। तो ये तो ठीक है, बस इसमें परसेंटेज का इशू है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सीधे सीधे देखें तो पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में 3रा स्थान है। तो ये आंसर जो दिया है ये गलत है, यानी डी ऑप्शन, सॉरी आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डी ऑप्शन ये गलत है। यहाँ पर सीधा पूछा है कि भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहली नज़र में तो ये आपको सीधे सीधे लग रहा है ये सही नहीं है, 3रा स्थान, ठीक है। लेकिन वहीं मैं बात करता हूँ कि अगर हम विंड एनर्जी की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो विंड एनर्जी की रिपोर्ट में तमिलनाडु का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस पर हम इंतज़ार करेंगे कि आयोग का आंसर की में क्या बताते हैं, ठीक है। अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है तो ये आज भी है, गुजरात में सेकंड नंबर है, ये भी आज भी है, और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन अगर पहली नज़र में अभी के हिसाब से अगर हम आंसर लगाना चाहें तो इसमें हम डी सही मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सी ऑप्शन पे भी थोड़ी सी नज़र रहेगी। क्लियर? फिर बात करते हैं भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर ए ऑप्शन में देखें तो आपने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है। इंडियन ज्योग्राफी में आप जानते हैं कि भारत में मेनली जो आयरन ओर में देखा जाए
तो हमारे यहाँ भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों में के यानी प्रमुख भंडार है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं सी ऑप्शन में, तो बेल्लारी ये भी क्या है, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। और ये उड़ीसा का देखिए मयूरभंज जिला, क्योंझर जिला, सुंदरगढ़ जिला, ये भी लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। तो ए सी डी ये तो करेक्ट है। अब बात होती है देश में लौह अयस्क की कुल संचित भंडार का, लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम बात करें अगर 80% के हिसाब से, तो 80% में केवल झारखंड उड़ीसा नहीं आएंगे, फिर आपको कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को भी इसमें शामिल करना रहेगा, तब जाकर ये 80% होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 17 क्वेश्चन का ये होगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर? हाँ, फिर हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, जिसमें है कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये तो आंख बंद करके भी आप लगा सकते थे कि इसका राइट आंसर क्या है, गुजरात। मूंगफली प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है, गुजरात। ठीक है, फिर हम बात करें 19th क्वेश्चन की, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है। एटलस पर्वत आपको मालूम होगा अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये एटलस माउंटेन स्थित है। तो इसका राइट आंसर 19 का होगा ए। फिर हम बात करें 20th क्वेश्चन कि सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है। ठीक है, तो सुंदरवन में आप जानते हो सुंदरवन मेनली फेमस है किसके लिए, मैंग्रोव के लिए, जो कि टाइडल एक फॉरेस्ट माना जाता है ना, जो कि सुनामी से व अदर जो डिजास्टर होते हैं उनसे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। क्लियर? तो इसका सुंदरवन का आंसर होगा तटीय या ज्वारीय, लिटोरल और या टाइडल फॉरेस्ट। क्लियर? तो 20th का आंसर क्या होगा, बी। अच्छा, सुंदरवन ही जो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर ये है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से है ना। अब एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं, है ना। द टाइप्स ऑफ जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज, ये जॉइंट कहलाता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट देखिए, मैं चूंकि मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। साइनोवियल जॉइंट जनरली क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक टाइप्स है। बॉल एंड सॉकेट ये होता है कि एक बॉल जैसा एक रहता है और सॉकेट बनता है, और उसमें जो है एक जॉइंट जो है इस तरह से क्या साइनोवियल फ्लूइड के सहारे इस तरह से मूवमेंट करता है। जैसे कि आपने अपने घुटने देखे होंगे, घुटने हो गए, इसके बाद में ये यहाँ पर हो गए, कंधे हो गए, ये सब क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें एक सॉकेट है और बॉल जो है इस तरह से घूमती है। और किसके सहारे घूमती है, साइनोवियल फ्लूइड के सहारे, जो लुब्रिकेंट्स का काम करती है। तो यहाँ पर एटलस और टाइप्स ऑफ जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज साइनोवियल जॉइंट। इसका राइट आंसर होगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बात की गई है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। देखिए, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब यह है कि किसी पौधे में किसी दूसरे पौधे का जीन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और उसको स्पेशली या तो सूखा का सहने के लिए या कीट से बचने के लिए इस तरह से उसमें वो क्वालिटी डेवलप की जाती है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में बीटी कॉटन सबसे पहले लाया गया था जेनेटिक मॉडिफाइड फसल के रूप में, और कंपनी जो थी इसकी एक फेमस कंपनी है मॉन्सेंटो, और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC द्वारा जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों की मॉनिटरिंग होती है और उसके लिए हमको परमिशन चाहिए रहती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC। और उसके द्वारा केवल बीटी कॉटन को अभी तक परमिशन दी गई है। बीटी बैंगन को लाने की बात की जा रही थी लेकिन उसका काफ़ी विरोध हुआ था, और यहाँ पर उस बीटी बैंगन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। और बीटी बैंगन में जो बेसिकली विकसित किया गया था उसका मेन कंसेप्ट ये था कीट प्रतिरोधी के लिए, यानी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए इसको स्पेशली डेवलप किया गया था। हालांकि इसको अभी परमिशन नहीं मिली है कुछ, क्योंकि इससे हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, वो आप करंट में इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है,
फिर बात करते हैं मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बात कर रहा है मनुष्य में कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने के लिए सहायक होता है। तो क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है, तो इसका 23 का राइट आंसर है सी। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करता है उसे बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, तो 24 का आंसर, राइट आंसर होगा डी, इकोटोन। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन सा क्षेत्र बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी है ना, यानी कि कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो अगर हम इसमें 25 का राइट आंसर देखें तो वेस्टर्न घाट, जो कि बायोडायवर्सिटी का ये हॉट स्पॉट है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट चूँकि यहाँ पर अब हालांकि कहीं जो है जैव विविधता ख़त्म होने का उसमें चल रही है और इस पर कहीं बड़ी बड़ी एनवायरमेंटल कमेटी बैठी है, जिसमें आप जानते होंगे माधव गाडगिल कमेटी, वो भी वेस्टर्न घाट के उससे संबंधित थी कि वहाँ पर खनन हो रहे हैं, वृक्षों का कटाव हो रहा है, और चूँकि बायोडायवर्सिटी डिपेंड होती है किस पर, फॉरेस्ट एरिया पर, है ना। तो अगर फॉरेस्ट एरिया ही अगर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा या हमने कुछ अदर एक्टिविटी के द्वारा वहाँ पे फॉरेस्ट हटा दिया तो उससे ख़त्म होने का डर रहेगा। तो यहाँ पर एक ये प्रोन क्षेत्र है, लेकिन ये भारत में एक बायोडायवर्सिटी का एक प्रमुख हॉट स्पॉट है। ठीक है, कौन सा, वेस्टर्न घाट। तो इसका आंसर है 25 का बी। फिर बात करें 26, वायु की गति का मापन क्या किससे किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एमपीपीएससी में, इसके पहले भी। तो इसका राइट आंसर है वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। तो इसका 26 का राइट आंसर है डी, एनीमोमीटर। ठीक है। फिर हम बात करें 27 की, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन है IIFM यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, चूंकि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसमें आप सभी राइट आंसर लगा के आए होंगे, भोपाल। क्लियर। फिर बात करते हैं आयुष मंत्रालय, इसको आपने कोविड के टाइम पीरियड में काफ़ी सुना होगा आयुष के बारे में, है ना। आपने काढ़ा वितरण, है ना, जो हमारी परंपरागत मेडिसिन का जो सिस्टम है उसको काफ़ी केंद्र सरकार ने बढ़ावा दिया था, और उसी के तहत एक मंत्रालय भी गठित हुआ था, आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय बेसिकली बिलोंग करता है किसको, आयुर्वेद, योगा, नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, इन यानी कि इसका आयुष का राइट आंसर क्या होगा, ए आंसर, 28 का ए। फिर 29 में देखें तो कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है। यह भी काफ़ी बार आ चुका है, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन तो एमपीपीएससी के फिक्स है, एक मीना माटा पूछते रहते हैं कि इटाई रोग, ये भी कहीं 2-3 बार आ चुका है। ये इटाई रोग ये संबंधित है किससे, कैडमियम प्रदूषण से। तो इसका 29 का राइट आंसर है बी। अब बात करते हैं 30, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट के लिए अनिवार्य किया गया था। तो इसका 30 का राइट आंसर है आपका ए, FPO। 30 का राइट आंसर होना चाहिए FPO। फिर बात कर रहे हैं 31 क्वेश्चन की, ये थोड़ा एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसमें अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। एमपी के लिए स्पेशली आपके लिए कपिल पटेल सर जो हमारे साथ हमारी सीनियर फैकल्टी है, वो आपको और डिटेल में इसके लिए एक्सप्लेन करेगी। मैं उनको स्पेशली आपके लिए सिफारिश करूँगा, जिससे कि वो आपके सामने आके इस एमपी को डिटेल एनालिसिस प्रस्तुत कर पाए। अभी हम केवल एमपी के रिलेटेड कुछ थोड़ी सी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के लिए प्रसिद्ध है। तो कपास और केले के लिए बुरहानपुर जिला प्रसिद्ध है। अच्छा, अगर अकेला कपास ही पूछा जाता तो कपास आपको मालूम है निमाड़ की प्रमुख फसल है, तो उसमें खरगोन और ये भी आया था, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है, स्पेशली केले की। और एक जिला उत्पाद योजना में
बुरहानपुर के लिए जो है केले को प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर है डी। फिर उसके बाद में बात कर रहे हैं 32 का, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आधार के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सहरिया, ए। ठीक है, अब बात करते हैं 33 की। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर हम एमपी गवर्नमेंट की डेटा को देखें तो एमपी गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार जो है हमको उसका आंसर मिलता है कि मध्य प्रदेश का जो है कोयले के सकल उत्पादन में तीसरा नंबर है, लेकिन कहीं कहीं डेटा में हमको 4th स्थान भी मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर फिलहाल में देखें तो हम इसका राइट आंसर हम मानेंगे बी, तीसरा नंबर जो है कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और इसके लिए हम थोड़ा सा आयोग की आंसर की का की वेट करेंगे। क्लियर? फिर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? ये क्वेश्चन भी सभी ने 99.99% लोगों ने इसको सही करा होगा, क्योंकि ये शिवराज सरकार की, शिवराज सिंह चौहान जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की एक खास योजना है ना। और अभी चुनाव में भी ये काफ़ी फेमस हुई है, लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना में बात की गई थी क्या, सभी महिलाओं को, यानी कि कुछ महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की बात की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1000 रुपये प्रति माह, मीन्स यानी कि ए ऑप्शन। फिर बात करें 35 नंबर के क्वेश्चन की, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? तो वो था आपका डिंडोरी। तो 35 का राइट आंसर है आपका ए। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछ चुके हैं। फिर उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनको भी आप जानते हैं, सरला ग्रेवाल। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन तो इस तरह से दिए गए हैं कि सब लोग जो है खुशी खुशी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस और कई सालों से पूछे गए और एमपी का बच्चा जो है उन क्वेश्चन को तो सॉल्व करके जाता ही है। क्लियर? तो इसका आंसर है 37 का सरला ग्रेवाल। 38 की बात करें तो ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? 1000। 38 का राइट आंसर है बी। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो 39 का राइट आंसर है ए। फिर बात करें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? अब यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर हम देखा जाए तो देखिए, इसका राइट आंसर ये होगा कि प्रोटोकॉल के अनुसार अगर हम पीएम की बात करें या सीएम की बात करें तो प्रोटोकॉल के अनुसार होम मिनिस्टर हमेशा सेकंड रैंक का मंत्री होता है सीएम और पीएम के बाद में। ठीक है, और जनरली पीएम की अनुपस्थिति में या सीएम की अनुपस्थिति में जो कैबिनेट की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जनरली होम मिनिस्टर करता है। अब बात यहाँ पर आती है कि कई बार हम देखते हैं कि आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में कई बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, है ना, और भारत में प्रधानमंत्री के साथ में उप प्रधानमंत्री बनाने का भी चलन रहा है। जैसे आडवाणी जी हो गए, देवीलाल जी हो गए, उप प्रधानमंत्री रहे। हमारे यहाँ भी उप मुख्यमंत्री का चलन रहा, जमुना देवी जी हो गई, प्यारेलाल कंवर हो गए, सुभाष यादव जी हो गए, ये उप मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के समय में रहे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि उप मुख्यमंत्री फिर बाद डिप्टी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के पास सेकंड रैंक पे आता है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि उप मुख्यमंत्री के पास में या उप प्रधानमंत्री को जनरली होम मिनिस्टर का पद भी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर प्रोटोकॉल के अनुसार देखें तो होम मिनिस्टर इनकी एब्सेंस में बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। हाँ, लेकिन होम मिनिस्टर अगर अवेलेबल नहीं है तब मुख्यमंत्री किसी अदर मिनिस्टर को अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल पूछा गया है, तो जनरल में मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए गृह विभाग, होम मिनिस्टर। ठीक है, और सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री,
ये उस कंडीशन में होगा जब होम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये बात है। तो 40 का राइट आंसर होना चाहिए क्या, ए। अगला क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, तो 41 का राइट आंसर है सी। 41 का राइट आंसर है आपका सी। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें 42, निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किसमें हैं, तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है बालाघाट, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, राइट। फिर बात करें मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी राइट है। लाल व पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, ऐसा नहीं है। उर्वरता में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा उर्वरता होती है एलुवियल सॉइल में, यानी कि आपकी जलोढ़ मृदा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है, ठीक है। फिर उसके अंदर फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, चंबल वाले रीजन में, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर स्टेटमेंट है 1, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का डी। हालांकि ये क्वेश्चन, इसे मैं स्टैंडर्ड श्रेणी में मानता हूँ और इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी को देना चाहिए, ठीक है। बात हो गई है 43 का डी। फिर 44 में बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, तो प्रमुख साधन है आपका कुएं और ट्यूबवेल। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्लियर। 45 में देखें तो निम्नलिखित सिंचाई परियोजना में उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है, तो 45 का राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर आपका है सी। फिर बात करें 46 की, तो यहां पर मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक लौह अयस्क का पहले भी क्वेश्चन देखा था जिसमें बात की गई थी कर्नाटक, आपका उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पहले स्टेट है, ठीक है। तो यहीं से आप एलिमिनेट करोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, गलत दिया गया है। तो 46 में का राइट आंसर होगा आपका ए। 47 में बात करें तो 47 क्वेश्चन नंबर 47 जो कि अखरानी और माथावर पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी केव बनाई है, तो इसका राइट आंसर है 47 का डी। 47 का राइट आंसर है डी, नर्मदा। 48 बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है, तो 48 का राइट आंसर है ए। 49 में बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो श्योपुर का वन क्षेत्र प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है। हालांकि बालाघाट नंबर 1 पे आता है और सेकंड नंबर पे आता है श्योपुर, लेकिन इसमें बालाघाट ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर ऑप्शन है आपका श्योपुर, तो इसका राइट आंसर श्योपुर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक जिला इन जिलों में देखा जाए तो पूर्व की साइड में आपका आता है मंडला, ठीक है। वो पूर्वी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, तो उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि मंडला जिला इसका आंसर होना चाहिए। फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर 51 का होना चाहिए कि विदेशी व्यापार और औद्योगिक विकास से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, जिससे जो आपके उपभोक्ता होते हैं उनको अच्छी वस्तु कम कीमत पे मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर है ए, 1949। फिर बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी हाई कोर्ट के जज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, तो हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर से संबंधित जो प्रावधान है वो रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका आएगा अनुच्छेद 222। और ये बहुत दिनों में जो है बहुत मामला चल भी रहा है करंट से रिलेटेड। आपको मालूम होगा जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, जो इसको काफ़ी उठाते थे, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर और ये ट्रांसफ़र के सिस्टम को लेकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम 53 में बात करें तो अनुच्छेद 222 होगा। फिर बात करें 54 क्वेश्चन की, इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है
जो कि स्टेटमेंट है संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी जी का। तो 54 का राइट आंसर है महात्मा गांधी, ए ऑप्शन। क्लियर। 55 क्वेश्चन नंबर, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ये फेमस क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसका 55 का राइट आंसर है डी, 13 दिसंबर 1946। फिर बात करते हैं 56 क्वेश्चन, जो कि 91वां संविधान संशोधन की बात करता है। 91th अमेंडमेंट पूछा गया है, और 91th अमेंडमेंट आपको पता होगा कि ये मंत्रिपरिषद की संख्या टोटल हाउस में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनकी संख्या के आधार पर 15% रखने की बात की गई। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपना मंत्रिपरिषद बनाएंगे तो उसमें टोटल मेंबर्स के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 91 संविधान संशोधन का, कि मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना है ना। तो इसका राइट आंसर है 56 का ए। हालांकि ये संशोधन इसलिए लाया गया था कि एक तो दल बदल का भी हमने 1985 में आया था, और उसके साथ में हम इसको 91 को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से मंत्री पद के लालच देने की प्रथा को कम करने के लिए लाया गया था। ठीक है, फिर बात करें 57, किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में देश शासन लगा था? तो 1919 का अधिनियम। 57 का राइट आंसर है बी। भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 से प्राप्त होती है, आर्टिकल 72। हाँ, तो क्वेश्चन 58 का आंसर है आर्टिकल 72, 58 का ए। फिर 59 में देखें तो ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया है मौलिक अधिकार के संबंध में, फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हो। ये फेमस कोटेशन था जवाहरलाल नेहरू जी का। 59 का राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। आर्टिकल्स यानी क्वेश्चन नंबर 60 में देखें तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की प्रावधान किस में आर्टिकल में दिए गए? आर्टिकल 61। महाभियोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 61 में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है सी। 61 मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित है, द एफिडेक्स है ना, द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये हुई थी 2023 में पुणे में। 61 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वांटम लैब महू में स्थापित की गई थी, तो 62 का आंसर है ए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 मध्य प्रदेश में इंदौर में हुई थी, और ये इंदौर का फेमस आयोजन था क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस भी इसी समय साथ में मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम अध्यक्ष है जीवी मावलंकर, यानी कि आंसर इसका 64 का ए होगा। फिर कौन से युग्म सुमिलित है? तो इसका आंसर है 65 का बी, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यादविंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, रोवर्स कप इसका संबंध भी फुटबॉल से, और रंगास्वामी कप का जो है संबंध है हॉकी से। तो पहला जोड़ा सही नहीं है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सही है। तो 65 का राइट आंसर होगा बी। 66, 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार रोमेश पठानिया को दिया गया था, 66 का सी। 67, फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का पुरस्कार ये जीता था लियोनेल मेसी ने, 67 का आंसर होगा बी। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है, और जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। ठीक है, क्लियर? ये इसका 68 का राइट आंसर है रोम। सौभाग्य योजना 69 क्वेश्चन, सौभाग्य योजना का कनेक्शन है किसके साथ? विद्युत मंत्रालय के साथ में, हर घर बिजली योजना चली थी। ठीक है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष अभी किसको बनाया गया? सेना अध्यक्ष वो बनाया गया है मनोज पांडे जी को, 70 का ए। बूरसी द बारासिंगा, ये MP का फेमस क्वेश्चन है, और ये है किससे रिलेटेड? कान्हा नेशनल पार्क से, 71 का ए।
फिर बात करें 72 डोकरा कला से संबंधित है कि कौन सा स्टेटमेंट डोकरा कला से संबंधित इसके बारे में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ये विवाह समारोह में जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ठीक है, तो इसका 72 का राइट आंसर है सी। 73 निर्मल वर्मा पुरस्कार, ये भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए दिया जाता है, तो 73 का आंसर है डी। 74 किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगे देव और उनकी राजधानी त्रिपुरी के बारे में बात की थी? ठीक है, तो वो थे अल बरूनी। 74 का आंसर होगा सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री के ऑथेंटिक बुक में ही आपको ये डाटा मिलेगा। ठीक है, आंसर इसका है अल बरूनी। अल बरूनी से संबंधित दो क्वेश्चन आ गए, एक पहले तेकी के हिंद से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया और ये भी एक क्वेश्चन आ गया। फिर बात करें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान वंश गोपाल का संबंध इंदौर से है, ये फेमस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे इंदौर के। 75 का आंसर है बी। किस स्तूप के तोरण दाव पर अशोक और उसकी दोनों रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है बी, सांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखें कौन सा जोड़ा गलत है। तो 77 में तुलसी सोच संतान आपको पता होगा चित्रकूट में है ना, तो इसके अनुसार कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका डी। क्लियर। अब बात करते हैं धर्म राजेश्वर स्मारक। धर्म राजेश्वर स्मारक मंदसौर से संबंधित है और मंदसौर को प्राचीन काल में बोलते थे दशपुर, तो 78 का राइट आंसर है ए। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र 79 क्वेश्चन का, पंडित द्वारका मिश्र में किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो वो थे लोकमत के, दैनिक लोकमत के, है ना, तो 79 का आंसर है सी। इसका राइट आंसर होगा सी। आनंद सिंह एवं और धनिया बाई, इन दोनों का संबंध, यह भी काफ़ी न्यूज़ में भी रहे और इनका संबंध है गोंड चित्रकला से, तो 80 का राइट आंसर है आपका बी। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह व मार्गदर्शन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? फेमस क्वेश्चन है 1963 की आपकी के संथानम कमेटी, तो इसका राइट आंसर है 81 का बी, के संथानम। क्वेश्चन नंबर 82 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ था? तो ये हुआ था आर्टिकल 338। 82 का राइट आंसर है बी। फिर इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य में सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो इसमें आपको मालूम है पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति भी हो सकता है, विधि क्षेत्र का भी हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी हो सकता है, लेकिन राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि सूचना आयोग है सरकार से संबंधित जानकारी देने का काम उसका है। ठीक है, अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो फिर सूचना कैसे आप चाहोगे कि ट्रांसपेरेंसी के रूप में के तौर पर सामने आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है लॉजिक से भी आप कर सकते थे, लेकिन ऑथेंटिक रूप से अगर हम बात करें तो इसमें राज्य क्षेत्र का विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, तो 83 का राइट आंसर है डी। ठीक है, फिर बात करें हम 84 राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जो समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो 84 का राइट आंसर है बी, मुख्यमंत्री। 85 की बात करें तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के अनुसार 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं 5। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर है सी। 86 की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, सही है। मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना ये भी इसका एक कार्य है, तो इसके अनुसार स्टेटमेंट अगर हम देखें तो दोनों ही कथन सत्य है, तो 86 का राइट आंसर होगा डी। 87 की बात करें
तो केक के वेतन और सेवा शर्तें कहाँ पर दी गई है? तो आपने 12 शेड्यूल पढ़े हैं। 12 शेड्यूल में सेकंड शेड्यूल जो कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, के हो गया, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी सैलरी, सेवा शर्तें, उनके बारे में बात करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 87 का बी, द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान की। ठीक है। 88 की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। ठीक है। तो 88 का राइट आंसर है बी। 89 मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? 1 फरवरी 1994, 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। फिर बात करें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता ही है आर्टिकल 315, 315 आर्टिकल यूपीएससी और अदर स्टेट सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात करता है। 315। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स से संबंधित है। तो इसका भी डिटेल एनालिसिस हमारे टीम मेंबर शिव सर जो सीनियर फैकल्टी है वो आपको एक डिटेल में अलग से बताएंगे। मैं अभी आपसे शॉर्ट केवल आंसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर 91 क्वेश्चन है ई गवर्नेंस से संबंधित है, जिसका आंसर 91 का आंसर राइट आंसर है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। तो 91 का राइट आंसर होगा सी, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। 92 की बात करें तो 92 की बात करें कि निम्न में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण नहीं है? तो एलेक्सा, कोर्टाना और सीरी, ये तीनों वर्चुअल असिस्टेंट के एग्जाम्पल है। यहाँ पर 92 का राइट आंसर कौन सा है? डी, कॉर्टेसा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो 92 का राइट आंसर है डी। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है। ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी आया, चल रहा है अभी, आपका चैट जीपीटी का भी चल रहा है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इनके टॉपिक काफ़ी चल रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर है जॉन मैकार्थी। ठीक है। तो 93 का राइट आंसर है बी, जॉन मैकार्थी। 94 में साइबर सुरक्षा की विशेषताएं कौन सी है? तो इसका 94 का राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, है ना, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है, ये चारों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है। फिर बात करें हम 95 में देखें कि देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो 95 का राइट आंसर होगा विश्वव्यापी पहुंच, ग्लोबल रीच। 96 में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है? तो रोबोट का फ़ायदा ये नहीं है कि वो नौकरियों को स्थापित कर सकता है, क्योंकि रोबोट के आने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि जॉब की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका 96 का राइट आंसर होगा बी। 97 में देखें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का अगर देखा जाए तो जनरली इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसका आंसर सी होना चाहिए, क्रिएटिंग शॉर्ट कंटेंट विच इज़ इजीली इंडेक्स्ड। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, लेकिन जो कुछ लोग जो है इसका बोल रहे हैं सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, लेकिन हमारे अनुसार जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। फिर 98 की बात करें तो निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 98 का डी, शॉर्ट की डायोड। 99 में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस? इसका राइट आंसर है सी, पीपल। 100 क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? इसका आंसर है इम्प्योरिटी इंजेक्शन, मीन्स 100 का डी। तो हमने इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जिस पर हम आयोग की कमीशन की आंसर्स की का आने का थोड़ा सा वेट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।